पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्या किए थे कि लेटर मुगल्स हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या किया था, हम लोगों ने लेटर मुगल्स पढ़ लिया था। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फेज 1। फेज 1 होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, ब्रिटिश का एंट्री पढ़ेंगे और पोर्तुगीज के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश में इंडिया में जो है ब्रिटिश लोग कैसे अपना विजय प्राप्त किया है। पोर्तुगीज का प्रेजेंस देखेंगे, डच का क्या प्रभाव पड़ा इंडिया में वो देखेंगे, फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे इंडिया में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 1192 और 1192 और 1526 के बीच वाला जो काल होता है वो दिल्ली सल्तनत का काल है। 1526 से लेकर 1707 का जो काल है वो मुगल्स का हो जाता है। 1707 से लेकर 1761 वाला, इसमें मराठा का राइज हुआ था। दो पीरियड में होता है, 1628 से 58 और 1707 से लेकर 1761 तक। इसी दौरान क्या चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था किसके बीच में, यूरोपियन के बीच में। 1761 से 1857 के बीच में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और 1857 से लेकर 1900 में इंडियन का रिस्पॉन्स चला, रिवोल्ट्स इंडियन के द्वारा। 1947 तक फ्रीडम स्ट्रगल चलता है और आज हम लोग हैं। तो हम लोगों ने जैसा देखा था कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम लोग को पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। पहला हो जाता है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश आए तो इंडिया को किस तरीके से विजय प्राप्त किए वो हम लोग को पढ़ना था। दूसरा, इंडियन रिएक्शन, तो इंडिया का क्या रिएक्शन रहा ब्रिटिश के बाद। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया चलता है 1757 से लेकर 1857, लगभग 100 साल। और इंडियन रिएक्शन चलता है मेरा लगभग 90 साल। 1206 यानी कि दिल्ली सल्तनत का शुरुआती टाइम। 1498 में एंट्री ऑफ यूरोपियंस, वास्को डिगामा आते हैं। 1526 में मुगल्स, बाबर। 1707 में लेटर मुगल्स आता है, यानी कि औरंगजेब का मृत्यु होता है। और बहादुर शाह 1 आता है जिसका नाम होता है मुअज्जम। 1761 में मराठास का राइस पॉइंट है ये। 1947 में ईस्ट इंडिया क्राउन का डिक्लाइनमेंट जाता है, खत्म हो जाता है। 2025 में हम लोग अभी है। उसके बाद हम लोग देखे थे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट कैसे टुक प्लेस होता है, यानी कि ब्रिटिश जो विजय प्राप्त करता है वो किस क्रम में करता है। तो इसका दो हिस्सा है। सबसे पहले जो ब्रिटिश आया तो खुद यूरोपियंस है। एक तरफ यूरोपियंस बैठा हुआ था, दूसरा तरफ प्रिंसली स्टेट्स था, रजवाड़ा लोग था इंडिया का। यूरोपियंस में जो ब्रिटिश सबसे पहले जिसको मार करता है वो होता है पोर्तुगीज। पोर्तुगीज को मारता है 1612 में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ स्वाली होल। डच को मारता है 1759 में, बैटल ऑफ बेदरा। और ब्रिटिश फ्रेंच को मारता है 1760 में, यानी कि बैटल ऑफ वंडी वॉस में। दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट्स था, रजवाड़ा वाला स्टेट था, इसमें आता है लेटर मुगल जो कि दिल्ली तक ही सीमित था। दूसरा आ जाता बंगाल वाला एरिया, दक्कन, अवध, सिख, मैसूर और मराठा, ये सब हो जाता है प्रिंसली स्टेट्स। अब आज का क्लास जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो इसमें क्या चलेगा, यूरोपियन सुप्रीमेसी का स्ट्रगल होता है। अब यूरोपियंस में बहुत सा है, ब्रिटिश है, डच है, फ्रेंच है, पोर्तुगीज है। तो सबको अपना सुप्रीम पावर आने के लिए क्या हो, उन लोगों के बीच में स्ट्रगल होता है। तो इसके चलते क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है पावर में आने के लिए। तो एक तरफ ब्रिटिश अपना सुप्रीमेसी के लिए इस्टेब्लिश हो रहा था, दूसरी तरफ ब्रिटिश मारा किसको, पोर्तुगीज को 1612 में मारा, डच को मारा 1759 में और फ्रेंच को मारा 1760 में। तो 1760 वाला होता है वनडी वॉर्स की लड़ाई, और 1759 वाला होता है बैटल ऑफ बेदरा। 1605 के बाद हो क्या रहा था कि मुगल का पावर बढ़ रहा था। मुगल साम्राज्य का कंसोलिडेशन हो रहा था, अपना पावर बढ़ा रहा था, जिसके चलते मुगल का एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था। दूसरी दूसरी तरफ हो कि जो रीजनल स्टेट था, छोटा छोटा राज्य था, वो मुगल अथॉरिटी के अंदर आ रहा था, अधीन आ रहा था।
और तीसरी तरफ मर्केंटिलिज्म फेज यानी कि व्यापारिक वाला जो है वो उसका बिगिनिंग फेज था। इसमें यूरोपियंस आ जाते थे। तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आने वाला है पोर्तुगीज। पोर्तुगीज सबसे पहले आता है 1498 में वास्को ड गामा। उसके बाद आता है डच 1605। तो अगर 1498 से लेकर हम लोग 1605 लेते हैं तो कितना साल का डिफरेंस होना चाहिए? 1605 होगा तो कितने साल का डिफरेंस होना चाहिए? लगभग 107 साल का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि 107 साल बाद कोई कंपनी आया था पोर्तुगीज। पोर्तुगीज अकेले 107 साल राज करता है। उसके बाद आता है डच। कब आया? 1605 में। डच के जस्ट बाद आ जाता है 3 साल बाद 1608 में इंग्लिश कंपनी। तो ये क्रोनोलॉजी हम लोगों को याद रखना है। पोर्तुगीज का आगमन 1498, डच का 1605, ब्रिटिश का 1608। अब ट्रेड और एक्सपेंशन की बात करें तो ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज बनाया था। यूरोपियन जो भी आता था वो मेन ट्रेड करने के लिए आता था, व्यापार प्रणाली के लिए। दूसरा कारखाना बनाया करता था यहाँ, फैक्ट्रीज। फेज वन हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें एंट्री ऑफ ब्रिटिश होगा और कॉन्फ्लिक्ट इसका होगा, लड़ाई होगा पोर्तुगीज के साथ। तो एक ट्रेडिंग ग्रुप को बनाया जाता है ब्रिटेन में। एक ट्रेडिंग ग्रुप बनाया जाता है कब? 1599 में। तो 1599 की बात है, एक ट्रेडिंग ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम बाद में पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी को हम लोग जॉन कंपनी के नाम से ही जाने जाते हैं। एक हो गया ट्रेडिंग ग्रुप बनाया कब? 1599 में। उसी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। और जॉन कंपनी को ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी करता क्या है कि मोनार्क को अप्रोच करता है, राजा को, वहाँ जो रूल कर रहा था ब्रिटेन में, उससे ट्रेडिंग राइट्स मांगता है। 31 दिसंबर 1600 31 दिसंबर 1600 में एक रॉयल चार्टर ग्रांट करता है ब्रिटेन। तो जिसमें इनिशियली इसको क्या होता है, 15 साल का एग्रीमेंट दिया जाता है। बाद में 1609 में इसको रेन्यू किया जाता है और अनलिमिटेड टाइम के लिए दे दिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग राइट दे दिया, जाओ इंडिया में अपना व्यापार करो। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्ट्रक्चर होता है उसका, उसमें कौन कौन हुआ करता था? तो इसमें 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था। अगर पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर तो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सीओडी हुआ करता था। ब्रिटिश का इनिशियल जो फोकस था वो सिर्फ इंडोनेशिया था और इंडिया था, ये दो कंट्री था। ब्रिटिश अपना फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में बनाता है 1608 में। देखिएगा, फोर्ट अलग होगा, फैक्ट्रीज की बात करें वो अलग होगा, ट्रेडिंग पोस्ट ये अलग होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ बनाएगा? सूरत में 1608 में, आते ही बना देगा। इसी दौरान पोर्तुगीज और मुगल के बीच देखे, जब ब्रिटिश एंटर कर रहा था तो उससे पहले इंडिया में तो पोर्तुगीज था। तो पोर्तुगीज और मुगल के बीच में अच्छा रिलेशन हुआ करता था। तो पोर्तुगीज जो है इंडियन ट्रेड में पहले से ही एक्टिव था। उसके बाद आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस, इंडिया में भेजा जाता है 1608 में ब्रिटिश की तरफ से। अब जो ब्रिटिश की तरफ से जो आता है उसमें होता है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को भेजा जाता है मुगल के कोर्ट में 1608 से 1611 का बात है। 24 अगस्त 1608 की बात है, विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आता है। उसके साथ वो किस में आया था? उसका जो जहाज था उसका नाम था हेक्टर। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि विलियम हॉकिंस का जो शिप है उसका क्या नाम था? तो हेक्टर। विलियम हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में और ये जो शिप के साथ आया था उसका नाम था हेक्टर। 1608 24 अगस्त को आता है। 1609 में ठीक 1 साल बाद ये आगरा की तरफ ट्रैवल करता है। जहांगीर विलियम हॉकिंस से खुश होकर इसको जो टाइटल देता है वो होता है इंग्लिश खान का टाइटल देता है। अब ऐसा क्यों देता है? क्योंकि ये टर्किश भाषा बोलना जानता था, इस वजह से इसको इंग्लिश खान का टाइटल देता है। इंग्लिश खान जो है टाइटल किसके द्वारा दिया गया? विलियम हॉकिंस को दिया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अब यहाँ ये 1609 से लेकर 1611 तक रहता है, लगभग 2 साल के लिए। विलियम हॉकिंस का
कहना था कि एक फैक्ट्री बनाया जाए, ब्रिटिश फैक्ट्री, तो उसके लिए परमिशन मांगता है जहांगीर से। तो स्टार्टिंग फेज में इसे डिनाई कर दिया जाता है, जहांगीर कर देता है कि फैक्ट्री बनाने की इजाज़त नहीं देता है। मगर ये जो इसका टर्किश नॉलेज था, नॉलेज टर्किश, जो ना जहांगीर बहुत खुश हुआ था। तो क्या होता लेटर में, क्या होता है, इसको अप्रूवल मिलता है वेस्टर्न कोस्ट में जाके फैक्ट्री बनाओ। जहांगीर बोलता है वेस्टर्न कोस्ट में फैक्ट्री बना लो। अब जब ब्रिटिश ऑलरेडी रूल पोर्तुगीज बाहरी कंपनी, अब वहां से मिल जाएगा ब्रिटिश को, तो पोर्तुगीज में सब और पोर्तुगीज और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई का कारण ही यही बनता है कि ट्रेड। पोर्तुगीज ट्रेडर्स हैड वेल एस्टैब्लिश्ड, पहले से था कॉमर्शियल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन था मुगल्स के साथ। तो कॉमर्शियली भी अच्छा रिलेशन था मुगल के साथ, और डिप्लोमेट भी था, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बहुत अच्छा था। पुर्तगाली क्या चाहता था ना कि जहांगीर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा देना, मगर ये सफल नहीं हो पाया। मुगल पोर्तुगीज का रिलेशन जो था वो ट्रेड नेटवर्क, रिलीजियस एक्सचेंज के द्वारा बनाया हुआ था। पोर्तुगीज ट्रेडर्स हैड वेल एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल, वही सेम बात है। 1611 की बात करें, ब्रिटिश कब आया? 1608 में आया। 1608 में आया, 1609 में कहाँ जाता है? 1609 में आगरा जाता है। 1609 में आगरा जाता है, यहाँ से लेकर रहता है 1611 तक। तो 1611 में बैटल ऑफ स्वाली होता है नियर सूरत, बिटवीन पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश। तो पोर्तुगीज और ब्रिटिश के बीच में एक लड़ाई होता है जिस 1611 ईस्वी में, जिसका नाम होता है बैटल ऑफ स्वाली, जिसमें पोर्तुगीज लॉस्ट द बैटल। तो पोर्तुगीज के इसमें हार हो जाता है, पोर्तुगीज हार जाता है। उसके बाद 1613 की बात है, फर्स्ट फैक्ट्री बनाता है। 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री बनाता है सूरत में ब्रिटिश के द्वारा, जिससे लगभग पोर्तुगीज एम्पायर जो है, यूरोपियन पावर, वो खत्म हो जाता है। तो अगर 1608 की बात करें, 1608 में क्या बनाया था? पहला ट्रेडिंग पोस्ट बनाया था, ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट। लेकिन पहला फैक्ट्री अगर बनाएगा तो 1613 में बनाएगा। कहाँ? पहला फैक्ट्री बनाएगा सूरत में। ट्रेडिंग पोस्ट भी सूरत में ही बनाया था। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था इंडिया में, अगर जहांगीर को पता चला कि बैटल ऑफ स्वाली हुआ और समझ में आया कि अंग्रेज जो है बहुत ताकतवर नज़र आ रहा है, तो जहांगीर इसको परमिशन दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर परमिशन देता है, बोला जाओ तुम सूरत में फैक्ट्री बनाओ, अपना बेस तैयार करो, फैक्ट्री बना लो। तो 1613 में सूरत में बनाता है ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री, पहला फैक्ट्री होता है। बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें, बैकग्राउंड बैटल ऑफ स्वाली हुआ तो इसका पीछे का बैकग्राउंड को हम लोग समझते हैं। 1583 का बात है। 1583 में होता क्या है, रॉल्फ फिंच करके इंग्लिश मर्चेंट होता है, यानी कि इंग्लिश व्यापारी है। उसको पोर्तुगीज अरेस्ट करता है इराक में। इराक में रॉल्फ फिंच को अरेस्ट करता है और कैप्चर करके गोवा ले आता है। रॉल्फ फिंच को पकड़ के रखता गोवा में। जैसे तैसे ये क्या होता, भागने में कामयाब हो जाता है, स्केप होता है, और इंडिया में कुछ सालों तक भटकता रहता है। तो भटकते भटकते इसको समझ में आता है, पूरा ट्रेडिंग सिस्टम समझ में आता है। तो 1591 में फिंच जो है, राल्फ फिंच, वो रिटर्न होता है इंग्लैंड में वापस। और इंडिया में जो चल रहा था वैल्यूएबल ट्रेड इनसाइड, जो भी ट्रेडिंग चल रहा था उसका रूट्स वगैरह, तो ये सब जाके ब्रिटिश को बताता है ब्रिटेन में। पूरा कहानी बताता है कि यहाँ पे पुर्तगाली ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। जिससे होता है क्या, एंट्री ऑफ डच प्रीस्ट एक होता है जिसका नाम है जॉन हाइजेंस वन लिंचोस्टन। 1583 में डच प्रीस्ट का एंट्री होता है। 1583 में इंडिया आता है और गोवा में रहता है 1588 तक। अब इन्होंने एक बुक लिखा है जिसमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? पोर्तुगीज ट्रेड रूट्स एंड सीक्रेट्स। अब इसका जो राइटिंग, ये कौन लिख रहा है? ये जो लिख रहा है राल्फ फिंच लिखा अपने बुक में, जिसको कैद करके रखा था। तो वो डायरी मेंटेन कर रहा था राल्फ फिंच। अब इसका राइटिंग जो है ब्रिटिश
और डच डच और ब्रिटिश के बीच में इसका जो राइटिंग्स है वो डच और ब्रिटिश को बहुत मदद करता है पोर्तुगीज को चैलेंज देने के लिए, पोर्तुगीज का जो सिस्टम उसको समझने के लिए। 1609 में ब्रिटिश का एंट्री होता है 1608 में। 1609 में विलियम हॉकिंस का एंट्री होता है। अब देखिए ये जो विलियम हॉकिंस आता है वो 2.5 लाख गोल्ड कॉइन्स के साथ आता है, जिसको हम लोग पगोड़ा भी बोलते हैं। और इसको किंग जेम्स वन एक पर्सनल लेटर के साथ भेजता है इंडिया। किंग जेम्स वन एक पर्सनल लेटर के साथ इंडिया भेजता है, साथ ही साथ 2.5 लाख गोल्ड कॉइन्स भी देता है मुगल एम्पेयर जहांगीर के पास इसको एड्रेस करने के लिए। जहांगीर के पास जाता है। हॉकिंस फेल टू डायरेक्टली कन्विंस जहांगीर। तो ये क्या होता है, जहांगीर को कन्विंस नहीं कर पाता है ट्रेड के लिए फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता था, ट्रेड के लिए परमिशन लेना चाहता था, मगर हॉकिंस को मिलता नहीं है। 1612 के बाद कई ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ट्रेडिंग वॉयजेस, यानी कि जो शिप है वो इंडिया रीच करता है। एक पर एक क्या होता है, शिप्स इंडिया आने लगता है। इसमें जो 10वां शिप होता है उसको लीड कर रहा था कैप्टन थॉमस बेस्ट। ये सूरत पहुंचते हैं। सितंबर 1612 में ब्रिटिश को परमिशन मिल जाता है जहांगीर टू स्टैब्लिश फैक्ट्री इन सूरत 1612 में, जिससे गवर्नर ऑफ गुजरात में क्या है, गवर्नर होता था, तो उसको ये मूव अच्छा नहीं लगता है। अभी लड़ाई होगा एक ब्रिटिश, पोर्तुगीज और गुजरात के बीच में। सितंबर 1612 में एक स्क्वाड्रन ऑफ 16 पोर्तुगीज शिप्स, यानी कि 16 पोर्तुगीज शिप्स का एक लड़ाकू जहाज आता है और सूरत पहुंचता है। सितंबर 1612 की बात है। पुर्तगालियों के 16 युद्ध पोत सूरत की ओर बढ़े, जिससे तनाव बढ़ा। ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली कंटिन्यू होता है सितंबर से लेकर दिसंबर 1612 तक। बैटल ऑफ स्वाली में जो लड़ने वाला देश था वो था, एक इंग्लिश था, एक पोर्तुगीज था और दूसरा गुजरात का गवर्नर था जिसका नाम था सरदार खान। तो बैटल ऑफ स्वाली में 3 जन लड़ रहा था, एक तरफ से इंग्लिश था, एक तरफ से पोर्तुगीज था और एक तरफ से गुजरात का गवर्नर था जो कि सरदार खान। इसका आउटकम क्या निकलता है, 1613 जनवरी में कैप्टन बेस्ट रिसीव्ड लेटर फ्रॉम जहांगीर। बैटल ऑफ स्वाली लड़ाई देख के जो है ना जहांगीर गड़बड़ा जाता है। इन लोग ताकतवर बन रहा है, चलो इसको दे देते हैं ट्रेडिंग राइट। तो जहांगीर बैटल ऑफ स्वाली को देखते हुए, इसका इम्पोर्टेंस कि कितना खतरनाक मार चला है, परमिशन देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। थॉमस अल्डवर्थ, एक थॉमस अल्डवर्थ है, वो इस ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बैटल ऑफ स्वाली में थॉमस अल्डवर्थ का भी अहम भूमिका है। 1611 में स्वाली लड़ा गया। 1611 से 16 में ब्रिटिश का फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट होता है इस्टेब्लिश साउथ इंडिया में, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। 1612 में किंग जेम्स वन सर थॉमस रो को भेजता है 1612 में। 1625 में ब्रिटिश मुगल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ब्रिटिश मुगल कॉन्फ्लिक्ट सूरत में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा से सबक सिखाता है मुगल। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड बेस है उसको ये साउथ में शिफ्ट करता है, क्योंकि ये इंडिया है तो ऊपर में पूरा मुगल के द्वारा मार हो जाता है। अब इंग्लिश क्या समझता है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब यहाँ पर काम नहीं चल सकता है तो साउथ में जाके बेस बनाने की कोशिश करता है। तो अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है मुगल से मार खाने के बाद सारा फोकस वो साउथ इंडिया की तरफ लगाता है। 1632 में गोल्डन फरमान दिया जाता है गोलकोंडा रूलर के इस तरफ। देखिए ये इंडिया का मैप हो जाता है। यहाँ वाला रीजन जो कर्नाटका वाला है इसको बीजापुर बोलते हैं,
आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन को गोलकोंडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखना, बीजापुर यहाँ पे है, गोलकोंडा यहाँ पे है। 1632 में गोल्डन फरमान दिया जाता है गोलकोंडा रूलर के द्वारा। ब्रिटिश को ट्रेड राइट मिलता है गोलकोंडा रीजन में ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए। अब अगर कोई दे कि आओ मेरे यहाँ तो रेट का कुछ तो रिटर्न चाहिए हो, तो इन रिटर्न क्या होता है कि 500 पगोड़ाज यानी कि गोल्डन कॉइन्स, साउथ इंडियन गोल्डन कॉइन्स 500 देता है। मतलब कि सालाना अगर आप ब्रिटिश को गोल्डन फरमान दिया कि तुम यहाँ पे काम करो, मगर 500 गोल्डन कॉइन्स पगोड़ा हर साल हमको मिल जाना चाहिए। जिससे साउथ इंडिया में ब्रिटिश का स्ट्रॉन्ग कमर्शियल फुटहोल्ड होने लगा, मतलब कि अपना पैर जमा लिया ब्रिटिश। अब 500 सालाना देगा गोल्डन कॉइन, तो ये तो बहुत कम है ना। 1633 में उड़ीसा में फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। उड़ीसा में कहाँ पे स्टैब्लिश एट बालासोर और हरिहरपुर, ये सब कोस्टल एरियाज है उड़ीसा का, जिससे ब्रिटिश का जो ट्रेड है वो मजबूती प्राप्त होता है ईस्ट इंडिया में। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बालासोर जो ये उड़ीसा वाला रीजन है, तो यहाँ पे बालासोर है और इसी के बगल में हरिहरपुर है। इसी के बगल में हरिहरपुर है। तो बालासोर वाला रीजन ये होता है, बीजापुर ये होता है और गोलकोंडा ये होता है। आंध्र प्रदेश वाला लगभग रीजन गोलकोंडा कहलाता है। तो 1633 में उड़ीसा में फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है, पहला बालासोर में, दूसरा हरिहरपुर में। 1639 में मद्रास को लीज में लेता है, ब्रिटिश जो है मद्रास को लीज में लेता है। एक फ्रांसिस डे करके एक ब्रिटिश ऑफिशियल था, फ्रांसिस डे, चेन्नई का जो मद्रास है उसको हासिल करता है, इससे चंद्रगिरी। तो मद्रास में एक रूलर रूल कर रहा था, लोकल किंग था जिसका नाम था चंद्रगिरी। तो उसके पास फ्रांसिस डे जाता है और मद्रास को लीज में मांगता है। लीज में मांगता है कि हम इतना पैसा देंगे, दे दो। तो चंद्रगिरी जो है इसको लीज में दे देता है। तो मद्रास में क्या होता है कि एक फोर्ट बनाता है मद्रास में, जिसका नाम है फोर्ट संत जॉर्ज। ये पहला फोर्ट हम लोग देखें तो उसका नाम है संत जॉर्ज फोर्ट। तो ये कहाँ पे होगा? ये वाला मेरा रीजन मद्रास वाला है, यहीं पे बनाता है संत जॉर्ज फोर्ट। एक फोर्ट बनाता है जिसका नाम होता है संत जॉर्ज। ठीक है, तो ये वाला रीजन में एक फोर्ट बनाता है। दूसरा फोर्ट बनाया फोर्ट विलियम कलकत्ता में, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हम लोग को मैपिंग में याद रखना है। फ्रांसिस डे जाता है चंद्रगिरी पास, कोलकाता था मद्रास में, तो उसको बोलते हैं लीज में दे दो। तो लीज में दे, ये गरीब है चंद्रगिरी, लोकल किंग है, पैसा की जरूरत है और ब्रिटिश इसको पैसा दे देता है। उस समय शाहजहां का रूल चल रहा था 1628 से 1658 तक, और मुगल जो है अपना कंट्रोल इंडिया में एक्सपैंड कर रहा था। पोर्तुगीज डिक्लाइंड हुआ बंगाल में। बंगाल में पोर्तुगीज को कौन मारा था? शाहजहां मारा था। ब्रिटिश का ब्रिटिश शिफ्टेड फोकस टू बंगाल, एंटिसिपेटिंग ट्रेड डोमिनेंस इन द रीजन। बंगाल शाहजहां के द्वारा मार पड़ता है पोर्तुगीज को, तो ब्रिटिश अपना फोकस यहाँ लगाता है ट्रेड के लिए। मुगल देखिए, ये जो मुगल का डोमिनेंस है, ये सारा येलो वाला मुगल का पावर है, मुगल कंट्रोल में। 1651 में बंगाल का एक गवर्नर था, बंगाल का सूबेदार था जिसका नाम था सुल्तान सूजा। ये शाहजहां का बेटा था। तो इससे हुगली को लेता है लीज में, ब्रिटिश जाता है और सुल्तान सूजा से बंगाल के हुगली को लीज में लेता है। 3000 रुपया पर ईयर। 3000 रुपया पर ईयर कोई वैल्यू ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड हुआ करता था वो इससे कई गुना हुआ करता था। तो बंगाल में जो पहला फैक्ट्रीज बनाता है, पहला तो हुगली में बनाता है, दूसरा कासिम बाजार में बनाता है। अब हुगली और कासिम बाजार कहाँ, तो वो देखते हैं। ये मेरा बंगाल वाला रीजन है, तो यहाँ पे मेरा हो जाता हुगली, ये वाला हुगली हो गया।
और हुगली के ही जस्ट नीचे यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कासिम बाजार। तो हुगली के नीचे ही आ जाता है कासिम बाजार। तो अगर आप लोग मैप से पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कभी क्वेश्चन आ जाए कासिम बाजार कहाँ पे था, किसके अधीन था, तो ये ब्रिटिश का अधीन था। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कासिम बाजार कहाँ पे होगा, यहाँ ब्रिटिश बंगाल वाला एरिया में हो जाएगा। तो पहला फैक्ट्री जो बंगाल में बनाता है वो 1651 में बनाता है, हुगली और कासिम बाजार में। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल कोस्ट में संत जॉर्ज नाम का एक फोर्ट बनाता है। अभी हम लोग देखें, ये वाला मेरा कौन सा कोस्ट है, ये है कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट में मद्रास में क्या बनाता है, संत जॉर्ज नाम का एक किला बनवाता है। 1662 में पोर्तुगीज जो है बॉम्बे को दहेज में दे देता है, डॉरी में। ईस्ट इंडिया एक राजा को दे देता है, और वो राजा क्या करता है कि उसको ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है 1668 में। तो ये जो किंग था उसका नाम था चार्ल्स, जिसको डॉरी में मिलता है, जिसके साथ शादी हुआ था उसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। शाहजहां का रेन हम लोग पढ़े 1628 से लेकर 1658, मुगल का एक्सपेंशन किया था, और बंगाल से शाहजहां पोर्तुगीज को मार के भगाता है। इसी दौरान एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज भी चलता है, 1667 के बीच में समझौता होता है। 1668 में फ्रेंच का एंट्री होता है 1668 में, और 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, इंग्लैंड में चल रहा था। इंग्लैंड में अलग लड़ाई चल रहा था, एक रिवॉल्यूशन जिसका नाम था ग्लोरियस। अभी जो हम लोग पढ़े उसको हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो 1651 में ब्रिटिश का पहला फुटप्रिंट होता है बंगाल में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वाइर्ड करता, हासिल करता हुगली बंगाल में, विद द परमिशन ऑफ मुगल सूबेदार कौन था, सुल्तान शुजा से अक्वायर करता हुगली। कितना, 3000 हर साल, 3000 पर ईयर एज अ रेंट। फैक्ट्रीज बनाता है, ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ, हुगली में बनाता है, कासिम बाजार में बनाता है। 1658 में ब्रिटिश ट्रेड को एक्सपैंड करता है। ड्यूरिंग औरंगजेब रेन, ये जो रेंज था, रेन औरंगजेब का रेन था, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है एक्सटेंड करता है। अगर औरंगजेब का कार्यकाल में देखें तो ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन होता है वो बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल कोस्ट में क्या बनाता है, मद्रास में, कोरोमंडल कोस्ट में पड़ता है मद्रास, मद्रास में एक फोर्ट बनाता है, किला, जिसका नाम है संत जॉर्ज। 1662 में स्ट्रेटेजिक गेन होता है, बॉम्बे मिलता है। कैसे मिलता है, कैथरीन ब्रिगेंजा और चार्ल्स के बीच में शादी होता है। ये शादी समारोह में चार्ल्स को डॉरी के रूप में बॉम्बे गिफ्ट होता है। कौन करता है, पोर्तुगीज करता है। 1628 में बॉम्बे को ट्रांसफर कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। रेन ऑफ शाहजहां 1628 से 1658, ये जो पीरियड है इसमें क्या हो रहा है, मुगल का एक्सपेंशन हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर इन बंगाल चल रहा है। इसमें राइज ऑफ ब्रिटिश और डच कंपटीशन हो रहा है। ब्रिटिश और डच के बीच में जो कंपटीशन वो राइज कर रहा है। ब्रिटिश और डच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ भी हो गया था। 1667 में एंग्लो डच समझौता भी होता है। ब्रिटेन एंड द नीदरलैंड्स मूव टुवर्ड्स ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड अवॉइडेड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया। अब जो ब्रिटेन है और नीदरलैंड यानी डच, ये एक एग्रीमेंट करता है और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, खत्म करता है। 1668 में फ्रेंच का एंट्री होता है, फ्रेंच का एंट्री 1668। अगर हम लोग बात करें पोर्तुगल का, पोर्तुगीज का एंट्री होता है 1498। पोर्तुगीज के बाद आता है डच, डच का कब होता है, 1605। उसके बाद आता है ब्रिटिश, ब्रिटिश का होता है 1608। 1608 के बाद आता है फ्रेंच, फ्रेंच का हो जाएगा 1668। तो ये इसका टाइमलाइन है। 1668 में फ्रेंच का एंट्री होता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इंटर करता है। फ्रेंच की तरफ से एक कंपनी आता है जिसका नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में इंटर करता है और अपना
यूरोपियन मल्टी पावर कंपटीशन, यानी कि जो ब्रिटिश था, यूरोपियन था, डच था, अब इन लोगों के बीच में कंपटीशन होने लगता है। 1668 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन चलता है इंग्लैंड में, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है किसके, विलियम थर्ड और मैरी सेकेंड के बीच में। विलियम थर्ड और मैरी टू के शासन में ब्रिटिश संसद और कंपनी को स्थायित्व मिला, यानी कि स्टेबिलिटी मिला। इसने भारत में आक्रामक उपनिवेशवादी नीतियों की नींव रखी, यानी कि अग्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज लागू किया। 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड में। इसमें एक विक्स होता है, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी। विक्स मतलब होता है संसद की सत्ता के समर्थक और व्यापारी हितों के पक्षधार। ठीक है, संसद में जो सत्ता बैठी उसको समर्थन करेगा, दूसरा जो व्यापारिक हित होगा उसके पक्ष में होगा, यानी कि फुल्ली ये व्यापारी माइंडसेट का था विक्स। इसमें एक नया कंपनी बनता है। इस रिवॉल्यूशन के दौरान ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड में चल रहा था उसके दौरान एक कंपनी बनता है। एक न्यू अम्बेसडर को भेजा जाता है औरंगजेब के कोर्ट में, जिसका नाम रहता है सर विलियम नॉरिस। ब्रिटिश क्राउन एंड पॉलिटिक्स, तो क्या आज और जो राजनीतिक अभिजात वर्ग ने दबाव बनाया, किसमें बनाया, कंपनी में। 1708 में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इंग्लैंड में 1708 में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नाम है एक कंपनी का, जिसको आज बोला जाता है, मतलब बोला जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो अगर यूनाइटेड कंपनी अगर यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रेफर किया जाए तो ये ट्रू होगा। ठीक है, तो लगभग हम लोग देख लिया ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 इंग्लैंड में जेम्स टू को हटाकर विलियम थर्ड और मैरी टू के सत्ता में आने को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इंग्लैंड में जेम्स टू को हटाया कौन, विलियम थर्ड और मैरी टू के सत्ता में आने को क्या कहते हैं, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं। यह क्रांति संसदीय सर्वोच्चता और संवैधानिक राष्ट्रतंत्र की स्थापना का संकेत था। इम्पैक्ट ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या प्रभाव पड़ता है इसका, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंक्रीज्ड पॉलिटिकल इंटरवेंशन, यानी राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि। विद द राइज ऑफ विक्स यानी प्रो ट्रेड पॉलिटिकल फैक्शन, यानी कि प्योरली व्यापारिक माइंडसेट वाला, द ब्रिटिश क्राउन एंड पार्लियामेंट बिगैन एक्सरसाइजिंग मोर इन्फ्लुएंस ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सत्ता परिवर्तन के बाद जो ब्रिटिश ताज है, यानी कि क्राउन और राजनीतिक दलों, विशेषकर कौन, विक्स जो व्यापार समर्थक थे, का कंपनी नियंत्रण बढ़ता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी होता है 1698 में, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। अम्बेसडर भेजा जाता है जिसका नाम था नॉरिस। 1708 में पॉलिटिकल प्रेशर होता क्राउन के द्वारा ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी को मर्ज करने के लिए। यही कंपनी बाद में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज और बाद में कहलाता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। समझ आया बात? बोलिए आप लोग, आवाज आ रही है? जी सर। तो कहानी समझ आया?